हेलो एवरीवन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन साइफर। बेसिकली ये जो है सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की एक टाइप है, और हिस्टोरिकली इसको रिप्लेसमेंट साइफर भी कहा जाता है। इसकी जनरल जो लॉजिक है उसके बारे में अगर देखा जाए तो इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड it is the most prevailing, you can say, cipher technique in the ancient times है हिस्ट्री में। यानी कि बहुत देर से बहुत इसकी पुरानी हिस्ट्री है, और काफ़ी देर तक ये राज रहा। अच्छा, अब इसकी जो लॉजिक है उसकी बहुत सिंपल है। इसकी पीछे जो इसकी वर्किंग है वो बहुत सिंपल है कि आप एक एक अल्फ़ाबेट को, एक या एक सिंबल को एक पर्टिकुलर सिंबल से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, यानी कि आप सब्स्टिट्यूट करते हैं हर लेटर को। फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश के हर लेटर को एक और इन लेटर से। अब ये जो आपके पास सब्स्टिट्यूशन का एक, यानी कि आपकी जो की होती है, ये सब्स्टिट्यूशन आपने किस लेटर को किससे किया ये आपकी होती है। और हम में से हर कोई अपनी एक अलग की बना सकता है। यानी ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, बी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, किससे रिप्लेस होगा, ठीक है, सी किससे भी। अब हर शख्स इसको अपने मुताबिक जो है रिप्लेस कर सकता है, अपनी सब्स्टिट्यूशन की बना सकता है। तो इस मसला इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप अगर ए बी बी ए की बात करें, जो एक पॉप ग्रुप है एबा के नाम से, तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में के डी टी के उसको वो लिखा जाएगा, साइफर उसका ये होगा। सो इसका मतलब ये है कि हम में से हर कोई अपनी अपनी की जनरेट कर सकता है। अब ये जो की होती है ये किसके पास होगी, क्योंकि होनी चाहिए, क्योंकि एक ही की है। और ये एक ही की किसके पास होनी चाहिए, जिसने मैसेज सेंड किया है उसके पास, और जिसने मैसेज रिसीव करना है उसके पास भी सेम की होनी चाहिए। तभी वो मैसेज को पढ़ सकेगा, अदरवाइज कोई और इस मैसेज को नहीं पढ़ सकेगा। ठीक है। तो सबसे बेसिकली हम इसमें सब्स्टिट्यूशन टेबल बनाते हैं। ये एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, एक टेक्स्ट की, एक साइफर टेक्स्ट की। ठीक है। और हमने जो फॉर एग्जांपल देखी थी एलिस और बॉब की, कि अगर हमने सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के थ्रू एक मैसेज जो है ना वो सिक्योरली पास ऑन करना है, सो दैट जो बीच में कोई भी बंदा थर्ड पर्सन जैसा ऑस्कर था इस पूरे फिल्म में, वो उसको एक्सेस ना कर सके, रीड ना कर सके। तो ये हमारा साइफर टेक्स्ट बन गया। अब सवाल इसमें ये है कि क्या ये साइफर टेक्स्ट जो है वो सिक्योर है। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग सवाल है। अब इसको तोड़ने, अब इस सवाल का जवाब इसमें होगा कि हम इसको तोड़ने की कोशिश करें, और ओरिजिनल टेक्स्ट को जो ना सिक्योर की कोशिश करें। सो रिट्रीव करने की कोशिश करें। तो इसमें फर्स्ट, सबसे पहला जो अटैक इसमें हमारे सामने आता है वो है ब्रूट फोर्स अटैक या एग्जॉस्टिव की सर्च। अच्छा, ब्रूट फोर्स अटैक जो ना बहुत से सिंपल है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो मैसेज है ये अम, जिस चैनल से पास ऑन हो रहा था, मतलब नेटवर्क से या राउटर से या स्विच से या किसी और वे से, तो ये मैसेज जो है किसी थर्ड पर्सन के हाथ लग गया। अब वो इसको किस किस तरीके से ओरिजिनल मैसेज को इसमें से रिट्रीव कर सकता है। तो एक तो तरीका है ब्रूट फोर्स। अच्छा, ब्रूट फोर्स क्या कहता है? ब्रूट फोर्स क्या कहता है कि आप हर लेटर को बारी बारी हर लेटर से रिप्लेस करके देखें। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो पर आई है, इसको आप 26 अल्फ़ाबेट्स हैं आपके पास इंग्लिश में। तो तमाम 26 अल्फ़ाबेट्स को इसके साथ रिप्लेस करें बारी बारी, और इसके साथ जो क्यू है उसको भी फिर तमाम से बारी बारी रिप्लेस करें। इसका मतलब है कि जितने आपके पास एक वर्ड है उनके तमाम पॉसिबल कम्बिनेशंस आप ट्राई करें। ये है ब्रूट फोर्स। तो जो आपको लेटर सबसे सूटेबल लगेगा, ठीक है, वो आप उसको जो कहेंगे ओके दिस इज माय पॉसिबल सोल्यूशन। तो अब इसमें आपके पास पॉसिबल कीज या सोल्यूशन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ये इसके एक मेथड है कि एक जनरल आइडिया है या जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कि तमाम पॉसिबल जो करेक्ट कीज जो हैं वो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस फंक्शन हेयर। ठीक है। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि लेट एक्स वाई डिनोट द पेयर ऑफ प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट। एक्स यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट है और वाई यहाँ पे साइफर टेक्स्ट है।
लेट के इज इक्वल टू कीज, जो ये की स्पेस है हमारी पूरी, ठीक है। और ब्रूट फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कीज को चेक कर रहे हैं कि क्या हमारी की वही है जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो बार बार चेक करते हैं, और जो हमारे साइफर टेक्स्ट को हमारे प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे, वो ही हमारी जो है ना वो की है, करेक्ट की है। तो बेसिकली आप तमाम इनकरेक्ट कीज को जो है ना फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं, एंड उस तरह से आप इसको आगे लेके जाते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि ये कंप्यूटेशनली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब आपको नंबर ऑफ कंपैरिजंस, कम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा ट्राई करने पड़ेंगे, और आपके मे बी सेवरल डेकेड्स लग जाएं अगर आपके पास अच्छा सिस्टम नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ मतलब कंप्यूटेशनली वेरी एक्सपेंसिव। पॉसिबल तो है इस ब्रूट फोर्स के थ्रू अटैक को, तमाम पॉसिबल कम्बिनेशंस को ट्राई करना। मसलन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर बात की जाए तो, अगर की स्पेस इसकी बात की जाए तो आपके पास 2 raised to power 88 इतनी कीज पॉसिबल हैं आपके पास, क्योंकि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो आप अगर फर्स्ट अल्फ़ाबेट में 26 कम्बिनेशन लगाते हैं तो नेक्स्ट में आप 25 कम्बिनेशन लगाएंगे, उससे नेक्स्ट में 24 अल्फ़ाबेट्स को ट्राई करेंगे सर। ये टोटल कम्बिनेशन तमाम के तमाम के साथ पॉसिबल है वो 2 raised to power 88 है, विच इज़ एक्चुअली वेरी ह्यूज। और मे बी आपको हाई एंड पीसी चाहिए होगा ऐसी सर्च करने के लिए। आप नॉर्मल सिस्टम से तो आपको डेकेड्स लगेंगे, और इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू ब्रेक इट। तो अब इधर सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के सिस्टम को अगर ब्रूट फोर्स से, तो अब इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव और कंप्यूटेशनली, तो हम क्या और तरीका है कि हम इसको अटैक कर सकें इस पे, और इसको मैसेज को रीड कर सकें। तो सेकंड इज द लेटर फ्रिक्वेंसी एनालिसिस, ठीक है। आप लैंग्वेजेस के सर्टेन रूल्स होते हैं, उसमें लेटर्स जो हैं या अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनमें उनके अपीयर वो तमाम एक ही फ्रिक्वेंसी से अपीयर नहीं होते, ठीक है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी ये डिफरेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो, जो ऊपर टेक्स्ट हमने देखा था यहाँ पे, ये वाला टेक्स्ट, ठीक है। इस टेक्स्ट में अगर देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपीयर होने वाला अल्फ़ाबेट कौन सा, क्यू है, ठीक है। क्यों बहुत ज्यादा अपीयर हुआ है यहाँ पे। और हम इसका मतलब है कि अगर हम क्यों को जान लें कि ये कौन सा है, तो और लैंग्वेज के रूल के मुताबिक, लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं लैंग्वेज की। फॉर एग्जांपल, अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कुछ अल्फाबेट्स इंग्लिश में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हैं एज कम्पेयर टू अदर। फॉर एग्जांपल लेटर ई है, लेटर ई जो है वो 13% ऑफ टाइम्स जो है वो अपीयर होता है इंग्लिश में, ठीक है। और सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट लेटर जो है वो कौन सा लेटर है, वो टी है। फिर ए है जो कि 8% है, एंड सो ऑन। ये एक टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ ऑल द लेटर्स, ऑल द अल्फाबेट्स इन द इंग्लिश। सो इसका मतलब ये है कि अगर हम लैंग्वेज को देखें तो लैंग्वेज से हमें बहुत चीज़ें पता लग सकती हैं। तो मे बी ऊपर जो क्यू है, इट इज़ रेफरिंग टू ई, या ये टी भी हो सकता है या ए भी हो सकता है। तो अगर हम अब आप अगर ब्रूट फोर्स की बात करें, ब्रूट फोर्स में तो इट मे टेक मैनी complex computation और very huge amount of time इज needed कि आप तमाम कम्बिनेशन को ट्राई करें। लेकिन अगर हम लैंग्वेज को देखें तो मे बी ई हो, टी हो या ए हो, तो हमें काफ़ी कुछ अंदाजा हो जाएगा कि विच वन इज़ दी करेक्ट की, ठीक है। फिर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा और क्या हो सकता है कि कुछ लेटर्स जो है ना एक दूसरे के साथ साथ ज़्यादा अपीयर होते हैं लैंग्वेजेस में एज कम्पेयर अदर, मतलब पेयर्स में, ट्रिपलेट्स में या क्वाड्रपल्स में। इसमें अगर एग्जांपल ली जाए इंग्लिश में और कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस में, लेटर क्यू जो है ये हमेशा यू के बाद आ रहा होता है, ठीक है। इज ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉलोड बाय अ यू, ठीक है। और इस बिहेवियर को आप देख सकते हैं कि जहां जहां पे लेटर यू होगा उसके बाद जो ना क्यू हो सकता है। इसी तरह आप ब्लैंक स्पेस देखते हैं, यानी कि वाइट स्पेसेस या ब्लैंक स्पेसेस।
तो वहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स जो ना ऐसे आते हैं जो कि शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, और जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं एक तरह से सेंटेंस में, जैसे दी है, एंड है, ठीक है, और इस तरह के लेटर्स हैं। तो इस तरह के थ्री लेटर वर्ड्स जो हैं वो आपको पता है वो लिमिटेड ही होते हैं, और अगर कहीं पे थ्री लेटर वर्ड है तो इट इज मोस्ट प्रोबेबली द दैट लेटर। तो दैट मीन्स कि अगर हम उसको अंदाजा लगा लें इसमें कि मसलन ये थ्री लेटर वर्ड यहाँ पे कहाँ, ये आर डी क्यू आ रहा है, आर डी क्यू आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो एक ही लेटर है, आर डी क्यू भी यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है। तो मे बी ये दी हो सकता है या एंड हो सकता है, ठीक है। और अगर हम कहें ये दी है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब आर टी को रेफर कर रहा है, डी एच को रेफर कर रहा है, और क्यू ई को रेफर कर रहा है। तो इसका मतलब पूरे बाकी साइफर टेक्स्ट में भी जहां जहां आर है, जहां जहां क्यू है, जहां जहां डी है, वो उस उन्हीं उन्हीं लेटर्स को रेफर करेगा। जैसा क्यू अगर हम कह रहे हैं दी है, ये ई है, तो जहां जहां पे क्यू है वो सारे ई ही हैं। तो इस तरह से हम इसको लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लॉइट करके, लैंग्वेज की में लेटर्स की फ्रिक्वेंसी को एक्सप्लॉइट करके जानकर हम बहुत आराम से जो है ना पता लगा सकते हैं कि हमारा जो है वो साइफर टेक्स्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन साइफर। सो ये इसका बड़ा एक वीक पॉइंट है, कि आप थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज अगर आपको हो, लेटर मैथमेटिकल या एनालिटिकल बैकग्राउंड हो, तो आप बहुत आराम से साइफर टेक्स्ट का पता लगा सकते हैं। ठीक है। तो ऊपर जो हमने टेक्स्ट देखा एक्चुअली वो टेक्स्ट एक्चुअली में ये है, वी विल मीट इन द मिडल ऑफ द लाइब्रेरी। अब आप देखें वो आर डी क्यू यहाँ पे दी को रेफर कर रहा है, और अगर हम ये तीनों अंदाजा लगा रहे हो तो हम बहुत सारी जगह पे हम काइंड ऑफ अपने टेक्स्ट का पता लगा सकते हैं। सो ये आप देखेंगे कितना आसान हो गया इसको ब्रेक करना एंड ओवरऑल चीज़ों को देखना। तो इसका मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूशन साइफर, सब्स्टिट्यूशन जो साइफर जो क्रिएट होता है वो कोई इतना सिक्योर नहीं है अगेंस्ट द ब्रेकेज। मतलब बहुत आराम से अटैकेबल है। जाहिर पता है अटैकर वही होगा जो थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज रखता होगा, और टेक्निकल नॉलेज के बाद वो आराम से इसको ब्रेक कर सकता है। अगर उसके पास अच्छी बहुत अच्छी क्या क्या कहते हैं कंप्यूटेशन पावर नहीं भी है, तब भी वो उसको स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लॉइट करके कर सकता है। तो इसका इसमें एक जो चीज़ हम इसका मतलब है हमें जो इससे एक सबक हासिल हुआ वो ये है कि अच्छा साइफर वो नहीं होता जिसकी की बहुत बड़ी हो, बल्कि अच्छा साइफर वो होता है जिसकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज भी हाइड हो, हिडन हो। ठीक है। एक सिंबल कोई जो अपीयर हो रहा है वो अगर सब्स्टिट्यूशन साइफर में वो रिप्लेस हो रहा है किसी दूसरे फिक्स्ड सिंबल से, जैसे आई रिप्लेस हो रहा है अगर बी से, या क्यू रिप्लेस हो रहा है ई से, तो अब जितनी बार आपके साइफर टेक्स्ट में आ रहा है इसका मतलब हर दफा वो ई है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रैंडम। ठीक है। तो अच्छा साइफर बनाने के लिए आपको रैंडमनेस चाहिए, ठीक है, सिंबल्स की अलॉटमेंट में, एंड सेकेंडली आपको स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज को भी हाइड करना है। सो दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस होल एक्सरसाइज अबाउट। अच्छा, क्रिप्टोनाइसिस जैसे कि हमने बात की थी कि क्रिप्टोनाइसिस हम करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में। एलन ट्यूरिंग जो कि ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, उसने जर्मन साइफर को जर्मन जो साइफर मशीन थी उसे एनिग्मा कहते थे, और वो बहुत कम्प्लेक्स साइफर्स प्रोड्यूस करती थी। तो उसको ब्रेक करने के लिए एलन ट्यूरिंग ने एक कंप्यूटर बनाया था, ठीक है, जो कि रूम साइज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर था। और उसको बेसिकली ब्रिटिश जो है वो क्रोड ब्रेकर्स जो है ना वो जर्मन जो मशीन है उसको वो ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। तो एलन ट्यूरिंग ने ये बहुत जो है ना वो एफर्ट के बाद ये कारनामा किया था कि उसने उसको ब्रेक किया था। अच्छा, क्लासिकल ये हमने ऊपर देखा था कि क्रिप्टोनाइसिस क्या होता है। क्लासिकल क्रिप्टोनाइसिस में आपके पास क्या दो मेथड आते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस है या ब्रूट फोर्स, जो ऊपर हम देख चुके हैं। ठीक है। बेसिकली ये क्या होती है कि क्लासिकल क्रिप्टोनाइसिस के हम वी वांट टू रिकवर द प्लेन टेक्स्ट फ्रॉम द साइफर टेक्स्ट। आपने साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट रिकवर करना है, या आप ये भी कह सकते हैं कि आपने बेसिकली की को रिकवर करना है फ्रॉम द साइफर टेक्स्ट। क्योंकि की आपको पता लगी तो आप जितने मर्जी साइफर टेक्स्ट जो है वो उनको कन्वर्ट कर सकते हैं प्लेन टेक्स्ट में। ठीक है। और इसको बेसिकली
क्रिप्टोनाइसिस को हम डिवाइड करते हैं इनटू एनालिटिकल अटैक्स, जो कि जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं इंक्रिप्शन मेथड के जैसे, और ब्रूट फोर्स अटैक्स में। ठीक है। हम एनालिटिकल अटैक्स में हमारे मैथमेटिकल एनालिसिस होता है, जो हमने लेटरल फ्रिक्वेंसी एनालिसिस किया था वो है। और ब्रूट फोर्स अटैक जैसे कि हम पहले ही जानते हैं कि ब्रूट फोर्स अटैक कौन से हैं, जो कि आप वन बाय वन आप ब्लैक बॉक्स टेक्निक है और ऑल पॉसिबल की कम्बिनेशन को आप देखते हैं, और ये इन दोनों को आगे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो ना इम्प्लीमेंटेशन अटैक और ऑल्सो वे टू ऑब्टेन अ सीक्रेट की। इम्प्लीमेंटेशन अटैक क्या होते हैं कि आप, ठीक है, आपको पास कुछ साइड चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू आप सीक्रेट की, क्योंकि हमारा मकसद है सीक्रेट की को ऑब्टेन करना, तो सीक्रेट की को आप ऑब्टेन कर सकते हैं यूजिंग साइड चैनल्स एज वेल। फॉर एग्जांपल, आप इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन को मेजर कर सकते हैं प्रोसेसर की। ठीक है। और जो कि सीक्रेट की को बना रहा है या ऑपरेट कर रहा है प्रोसेसर। ठीक है। तो आप उसकी इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विच व्हाट इज़ द सीक्रेट की। और पावर पावर कंजम्पशन या पावर ट्रेस से फिर आप क्या कर सकते हैं कि सिग्नल प्रोसेसिंग करके आप रीजनल की को रिकवर कर सकते हैं। फिर आगे क्या हो सकता है कि पावर कंजम्पशन के अलावा आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या रन टाइम बिहेवियर जो है एल्गोरिदम का, उसको भी एनालाइज कर सकते हैं, और उससे भी आप जो है वो सीक्रेट की को रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन टैग जो हैं ये वहाँ पे बहुत इफेक्टिव होता है जहाँ पे आपको फिजिकली एक्सेस होती है ऑफ द सिस्टम। अटैकर को फिजिकल एक्सेस हो सिस्टम की, जैसे स्मार्ट कार्ड्स की वगैरह की एक्सेस हो। ठीक है। तो वो वहाँ पे ये जो है ना, अगर आप उधर क्रिप्टो सिस्टम कोई लगा भी हुआ तो उसको, वो अगर एक्सेसिबल है टू अटैकर्स, तो वो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोसेसिंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वगैरह या रन टाइम बिहेवियर एल्गोरिथम का, उससे उससे जो है ना वो एनालाइज करके बड़े आराम से पता लगा सकता है कि व्हाट इज दी सीक्रेट की। देन देयर आर सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। अच्छा, इसमें बहुत सिंपल है, आप किसी को ब्राइब करते हैं, किसी को ब्लैकमेल करते हैं, किसी को ट्रिक करते हैं, या किसी को और अगवा करते हैं या मजबूर करते हैं कि वो आपको की दे, सीक्रेट की दे। सो दिस इज अदर एग्जांपल। जब किसी ने किसी के सर पे या कनपट्टी पे बंदूक रखी होगी, तो वो ऑब्वियसली बात है मजबूर हो जाएगा कि आपको की दे। तो ये तो हो गए वायलेंट किस्म के मेथड्स। लेस वायलेंट मेथड जो में जो ना जैसे मॉडर्न एरा में आपको आईटी डिपार्टमेंट वाले कॉल करते हैं। एक फेक कॉल कॉल आती है और वो कहते हैं हम आईटी डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, और हमें कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, तो हमें आपका पासवर्ड चाहिए आपके सिस्टम का। अब आपके ऑफिस के सिस्टम या वहाँ पे कनेक्टेड है, या ऑफिस के सिस्टम का वो पासवर्ड लेते हैं, तो उससे आपको तो होता है कि ओके दिस, ये तो आईटी डिपार्टमेंट से ही कॉल आई है। तो आप बहुत आराम से लोग मेजोरिटी ऑफ टाइम्स जो है ना उनको नहीं पता होता और वो पासवर्ड शेयर कर देते हैं। ठीक है। तो ये ऐसे मेथड हैं जो कि नॉन वायलेंट हैं और ये सोशल इंजीनियरिंग बेस्ड हैं। तो इस तरह के बहुत सारे अटैक्स हैं जो जिससे आप सीक्रेट की का पता लगा सकते हैं। एंड और इसके अलावा जैसे बफर ओवरफ्लोज हैं, मालवेयर्स हैं, ये भी ऐसे हैं जिससे आपकी सीक्रेट की जो है ना वो रिवील हो जाती हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में। ठीक है। तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स में ना एक्चुअली बात सिर्फ इतनी है कि ये हम इनको फेयर या अनफेयर की कैटेगरी में इसलिए नहीं कह सकते। जब किसी आईटी डिपार्टमेंट में से किसी बंदे ने अगर ये सोच लिया कि वो आपके सिस्टम को या लोगों की प्राइवेसी को ब्रीच करेगा, तो अनफेयर तो वहीं पे शुरू हो गया। ठीक है। तो जो अटैकर है उसका माइंडसेट क्या होता है कि वो हमेशा ये देखता है कि आपके क्रिप्टो सिस्टम में वीकेस्ट लिंक क्या है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम चाहिए, बल्कि ये भी मेक श्योर करना है कि सोशल इंजीनियरिंग या इम्प्लीमेंटेशन अटैक्स जो है वो प्रैक्टिकल ना हो। इम्प्लीमेंटेशन अटैक्स जस्ट रिमेंबर उस सूरत में होते हैं जब किसी को फिजिकली एक्सेस है सिस्टम की। ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन अटैक या सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स जो ना काफ़ी पावरफुल अटैक्स हैं, और इसमें हमने पिछली दफ़ा देखा था क्रैक जॉब्स प्रिंसिपल,
जो ये कहता है कि क्रिप्टो सिस्टम शुड बी सिक्योर इवन इफ द अटैकर नोज ऑल डिटेल्स अबाउट द सिस्टम विद द एक्सेप्शन ऑफ सीक्रेट की। ठीक है। इन पर्टिकुलर द सिस्टम शुड बी सिक्योर व्हेन द अटैकर नोज द एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। तो सिक्योर, तो एक सिस्टम को हमेशा हर हालत में सिक्योर रहना चाहिए। ठीक है। चाहे अटैकर उस सिस्टम के बारे में सब कुछ जानता है, उसको इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिथम के बारे में भी पता है। तो ये बेसिकली ऑफ बेसिकली प्रिंसिपल है। तो हमने देखा था कि हम कहते हैं कि इट इज़ एक्सट्रीमली टेम्पटिंग कि हम एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करें कि जो बहुत सिक्योर हो, क्योंकि हमने डिटेल्स उसकी सारी दुनिया से हाइड करके रखी हुई हैं। इसको कहते हैं सिक्योरिटी बाय ऑब्सक्योरिटी। लेकिन आप देखेंगे मिलिट्री हिस्ट्री या एक्सपीरियंस लोगों का जो है वो इसके अगेंस्ट है कि ऐसे सिस्टम जो बहुत सिक्योर माने जाते हैं क्योंकि उनको हिडन रखा जाता है, वो बाज़ का बहुत वीक भी निकलते हैं। ठीक है। और इजीली जो ना ब्रेक हो जाते हैं, और लोग उनको रिवर्स इंजीनियर कर लेते हैं बहुत आराम से। इसमें एक एग्जांपल है CSS की, कंटेंट स्क्रैम्बलिंग सिस्टम की, जो कि डीवीडी में कंटेंट प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इसको एक दफ़ा अगर ब्रेक कर लिया जाए तो, या रिवर्स इंजीनियर कर लिया जाए तो बहुत आराम से जो है ना वो, इसको रिवर्स इंजीनियर कर लिया जाए तो बहुत आराम से इट कैन बी डिक्रिप्टेड, और आप उसके कंटेंट को देख सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप अटैकर के माइंडसेट से सोचें कि आपका सिस्टम हमेशा सिक्योर रहना चाहिए फ्रॉम अटैकर्स पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने कितना अच्छा एल्गोरिदम बनाया है, सिक्योर किया है, उसको किया है यूजिंग डिफरेंट अगेंस्ट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन अटैक्स और सोशल इंजीनियरिंग अटैक वट एवर। आप अटैकर बन के सोचेंगे, फिर आप जानेंगे कि ओके आपका सिस्टम कितना सिक्योर है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कितने बिट्स जो होते हैं वो इनफ होते हैं फॉर अ सिक्योर की। 1990s तक जो ना ये समझा जाता था कि जितनी आपकी साइफर की लेंथी होगी उतना ज़्यादा वो जो है सिक्योर होगी। लेकिन इसमें अगर हम देखें, ऊपर हमने देखा कि लेंथ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। खासतौर पर सिमेट्रिक क्रिप्टो एल्गोरिदम्स में जहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक होता है, वहां पे तो ये मे बी आपको लगे कि ओके की लेंथ ज़्यादा होगी तो उतनी ज़्यादा मुश्किल होगी टू ब्रेक इट, आपको एक बड़ा अच्छा सिस्टम चाहिए टू ब्रेक दिस। बट जैसे ही आप अगर कोई एनालिटिकल अटैक की बात करते हैं तो इट बिकम्स इररेलेवेंट। ठीक है। और या आप इम्प्लीमेंटेशन या सोशल इंजीनियरिंग अटैक की बात करते तो एक लोन की आपको बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि की लेंथ का जो ना कोई ताल्लुक नहीं है इसके किसी भी सिस्टम के सिक्योर होने से। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के एल्गोरिदम्स की ना कीज के लेंथ जो ना डिफरेंट होती है, जैसे कि 80 बिट होती है सिमेट्री के लिए नॉर्मली, और 1024 बिट होती है आर एस ए बेसिकली एसिमेट्रिक एल्गोरिदम है जो आगे हम देखेंगे। ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है। अच्छा, अब इसमें एक बहुत मजे की एक है कि आप फ्यूचर के बारे में कैसे बता सकते हैं। यहाँ पे एक मोरस लॉ है, मोरेज लॉ। एंड फ्यूचर के बारे में ये प्रिडिक्ट करना कि क्या कोई चीज, क्या कोई जो, अगर हम ब्रूट फोर्स भी इस्तेमाल करना चाहें तो क्या कोई कोई वे है किसी सिस्टम को ब्रेक करने का, या की को जो ना साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट करने का, या सीक्रेट की पता लगाने का। तो अब इसमें मोरेज लॉ ये कहता है कि अम, आपके पास कंप्यूटिंग की बात की जाए तो कंप्यूटिंग पावर जो डबल हो रही है 18 महीने बाद, हर 18 महीने बाद जो कंप्यूटिंग पावर डबल होती जा रही है। तो इसका और कॉस्ट जो वो उतनी ही रहती है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आपके पास अगर आज कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है $1 मिलियन में, जिस जो आपको चाहिए टू ब्रेक अ साइफर, तो 18 महीने बाद, 1.5 साल बाद वो
500,000 की रह जाएगी। और 3 साल बाद वो 250 मिलियन की, सॉरी, क्वार्टर, $250,000 की रह जाएगी। एंड फिर 4.5 साल बाद वो 125। तो इसका मतलब है कि अगर आप ओवर द इयर्स ऑफ 15 ईयर्स देखें तो ट्यूशंस की बात करें तो आपको 1/1000 टाइम्स वो जो है आपकी सस्ती हो जाएगी। ठीक है। आज जो आपको जितने वो टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए जितने पैसे चाहिए थे, ठीक है, 15 साल बाद वो टेक्नोलॉजी आपको 1000 ऑफ प्राइस में मिल जाएगी। तो आप देखें ये कितनी बड़ी चीज़ है कि यानी कि आप उसको बहुत आराम से जो है ना, वो टेक्नोलॉजी जब एक्सेसिबल हो गई तो आपकी रीच में आ गई, क्योंकि एक्सपेंसिव थी। $1 मिलियन की आज है, तो 15 साल बाद वो आपको मे बी 10,000 में मिल जाएगी। या 1,000 में मिल जाएगी, सॉरी। तो 1,000 रुपये में वो आपको मिल रही है 15 साल बाद वो टेक्नोलॉजी। तो तो दैट मीन्स कि आप एक जो ना अम, जो टास्क आज अकम्प्लिश नहीं कर पा रहे, तो मे बी 15 साल बाद वो आप 40 to 45 मिनट्स में अकम्प्लिश कर पाए स्टेट ऑफ द आर्ट। अच्छा, अब ये बड़ा ना जबरदस्त है कि कंप्यूटिंग पावर और ये वाला जो प्रिंसिपल है वो बैंकिंग अकाउंट या उसमें भी होता है, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है वहाँ पे आप कुछ अर्से बाद जो है ना आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है, इंक्रीमेंट होता जाता है। और आपका इंटरेस्ट रेट 50% तक पहुंच सकता है जब आप कर्जा लेते हैं। तो अम, तो ये बेसिकली मूरेज लॉ है। ठीक है। लेकिन ऐसे बैंक हैं नहीं है जो कि इस इंटरेस्ट रेट पे आपको दें, लेकिन मूरेज लॉ के मुताबिक ऐसा होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इससे आगे हम चलेंगे इंशाल्लाह मॉडर्न मैथमेटिक्स और टॉपिक्स। सो फॉर नाउ दिस इज ऑल फॉर नाउ, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।